यूरिक एसिड नॉर्मली बॉडी में होता है। अब प्यूरिन्स जो हैं वो जब टूटती हैं तो उसमें से फिर यूरिक एसिड निकलता है। मसला उस वक्त होता है, या हम इसको बीमारी उस वक्त कहते हैं जब इसकी ज़्यादती हो जाती है। और ज़्यादती हमेशा इसका जो पूरा रूट है उसमें किसी जगह पे प्रॉब्लम में होता है। पानी कम पीते हैं तो बॉडी से यूरिक एसिड का जो अखराज है, एक्सक्रीशन है, वो कम हो जाती है। बात करते हैं सेहत की तो जनाब कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हर चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह होती है। हमारे जिस्म में किसी भी चीज़ की ज़्यादती हो जाए तो वो नुकसान का बायस बनती है। और अगर हम बात करें यूरिक एसिड की तो इसे खामोश बीमारी भी कहा जाता है। जिस्म में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ने से ना सिर्फ तकलीफ ज़्यादा होती है बल्कि इससे सेहत के संगीन मसाइल भी पैदा होने लगते हैं। और अक्सर हम देखते हैं, मुशाहिदे में ये आता है कि यूरिक एसिड बढ़ने से हड्डियों और जोड़ों में दर्द होता है, आपके पाँव भी स्वेल हो जाते हैं और चलने में भी खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर लोगों को पता भी नहीं चलता कि जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ रहा है या फिर वो किसी और बीमारी का शिकार हो रहे हैं। यूरिक एसिड है क्या, इसकी क्या वजूहात हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है और जिस्म में इसकी मिकदार को कैसे कम किया जा सकता है, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अब्दुल बासित साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले जानना चाहूँगी कि ज़रा आम आदमी के लिए एक्सप्लेन कर दीजिए ये यूरिक एसिड है क्या और ये हमारी हड्डियों को कैसे नुकसान पहुँचाता है। जी थैंक यू, बुलाने का शुक्रिया। यूरिक एसिड जिस्म में जिस तरह हम कोई भी ग़िज़ा खाते हैं तो अब उसके हज़म होने का अमल शुरू हो जाता है मुंह से ही, और फिर उसके बाद खुराक की नाली और मैदे में वो खुराक चली जाती है। जो भी खुराक हम लेते हैं जब वो हज़म होती है उसमें से जो हमारे जिस्म के लिए मुफीद चीज़ें हैं वो अलग हो जाती हैं और दूसरी चीज़ें अलग हो जाती हैं, जिसे हम आम ज़ुबान में कहते हैं बाई प्रोडक्ट। ठीक है। या ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए ख़ास ज़रूरी नहीं है और फ़ायदेमंद नहीं है। उसी तरह ग़िज़ा के अंदर एक चीज़ होती है, उसे कहते हैं प्यूरिन्स। अब प्यूरिन्स जो हैं वो जब टूटती हैं तो उसमें से फिर यूरिक एसिड निकलता है। यूरिक एसिड नॉर्मली बॉडी में होता है। अब मसला उस वक्त होता है, या हम इसको बीमारी उस वक्त कहते हैं जब इसकी ज़्यादती हो जाती है। और ज़्यादती हमेशा इसका जो पूरा रूट है उसमें किसी जगह पे प्रॉब्लम में होता है। तो नॉर्मली बॉडी के अंदर यूरिक एसिड होता है। इंसानों के अंदर तकरीबन जो हम लैब वैल्यूज़ करते हैं उसमें 6 साढ़े 6 तक इसकी वैल्यू आ रही होती है। सो उसका जब वो लेने का अमल है या उसका जो बॉडी से निकलने का अमल है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए तो फिर उसका लेवल बढ़ जाता है। जैसे उसका लेवल बढ़ता है तो फिर उसकी अलामत आने लग जाती है मरीज़ में। वजूहात क्या हैं, अगर हम स्पेसिफिकली वजूहात की बात करें, क्यों ये बढ़ जाता है? और ये भी ज़रा बता दें, रहनुमाई कर दें कि सर्दियों में ये बरस ज़्यादा बढ़ता है या गर्मियों में? अच्छा, वजूहात में इसके अगर आप रूट को समझ लें तो सारी वजह समझ आ जाती है। हम खुराक ले रहे हैं, अब वो खुराक हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट हो रही है। डाइजेस्ट होने के बाद उसमें से जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी नहीं हैं वो निकल जाती है हमारी बॉडी से। इस ट्रैक में कहीं पर प्रॉब्लम आ जाए, नंबर 1 आप ऐसी ग़िज़ाएँ ले रहे हैं जिनमें यूरिक एसिड ज़्यादा है तो आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा। नंबर 2, आप कि बॉडी से यूरिक एसिड खारिज नहीं हो रहा, जिसे हम कहते हैं कि एक्सक्रीट नहीं हो रहा। आपके किडनीज ठीक से काम नहीं कर रहे, गुर्दों में कोई मसला है, या आप उसको ठीक तरह से एक्सक्रीट कर नहीं पा रहे, तब भी उसका लेवल बढ़ जाएगा। ये जो आपने कहा ना कि सर्दियों में बढ़ता है या गर्मियों में, वैसे इसका कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है, लेकिन सर्दियों में ये बढ़ जाता है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि सर्दियों में हम पानी कम पीते हैं। जब आप पानी कम पीते हैं तो बॉडी से यूरिक एसिड का जो अखराज है, एक्सक्रीशन है, वो कम हो जाती है। ठीक है। प्लस सर्दियों में खाने पीने ज्यादा हो जाते हैं, खाबे ज्यादा वाले खाने, ठीक खास तौर है। पे लोग दिलचस्प खाने खाते हैं, कढ़ाइयाँ खाते हैं, मटन खाते हैं, गोश्त खाते हैं, उससे भी फिर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि हड्डियों और जोड़ों में दर्द इंसान के, आम आदमी के हो रहा है, वो कैसे पता चला है ये यूरिक एसिड की वजह से है या उसको वैसे ही ऑस्टियोप्रोसिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, D3 की कमी है, कैसे उसको पता चलेगा? देखिए, आम आदमी तो फौरी तौर पे पता नहीं कर सकता, लेकिन कुछ अलामात होती हैं जिससे डॉक्टर या पेशेंट्स जो हैं वो गैस कर सकते हैं कि ये क्या हो सकता है। मसलन यूरिक एसिड या जोड़ों की कोई भी बीमारी जो है उसे हम आर्थराइटिस का नाम देते हैं कि जोड़ की सोजिश हो गई। आर्थरो कहते हैं जोड़ को, आर्थराइटिस मतलब जोड़ की सोजिश। जो यूरिक एसिड है इसको हम कहते हैं गाउटी आर्थराइटिस। ठीक है। अच्छा, यूरिक एसिड आमतौर पे जिस्म के किसी एक जोड़ में होता है। ठीक है। अच्छा, एक जोड़ में होगा, एक जोड़ में। अच्छा, दूसरी बात यह है कि उसकी जो दर्द है या उसकी जो अलामात हैं वो सडन होंगी।
ऐसे नहीं होगा कि कोई बंदा आके आपको ये कहे कि हल्की हल्की दर्द शुरू हुई या फिर कई महीने और अब ज्यादा साल हो हो गए, गई है। ऐसा नहीं होता। उसकी सडन जो है वो अलामत हो सकती है। फिर उसमें से भी पूरी बॉडी में अगर हम देखें तो स्पेसिफिकली जो पैर है उसका जो एड़ियों से ज्यादा इसका जो अंगूठा होता है ना पैर का, बिग टो जिसे हम कहते हैं, उसकी सोजिश हो जाती है, उसकी रेडनेस हो जाती है, उसकी दर्द स्टार्ट हो जाती है। इस सारे अमल को फिर हम कहते हैं ये गाउटी आर्थराइटिस हो गया। अच्छा, अब अगर एक शख्स है, अक्सर जैसे हमारे यहाँ लोगों में हो रहा होता है कि घुटनों में दर्द हो रही होती है जी, नी पेन बहुत कॉमन है हमारे यहाँ ख़वातीन और मर्दों में जिनकी 45-50 साल से ज़्यादा एज है। अब उनमें अगर दोनों नीज में मसला हो रहा है तो यूरिक एसिड का चांसेस कम है। ठीक है, वो दूसरी बीमारी हो सकती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। एक में होना खतरनाक है, एक में हो तो वजह हो सकती है यूरिक एसिड, जरूरी नहीं यूरिक एसिड, लेकिन छोटी छोटी चीजें हैं ना जी। एक में हो तो यूरिक एसिड के होते हैं। अगर मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और उसमें से भी ऐसे जोड़ इन्वॉल्व हो रहे हैं जो छोटे, हमने स्मॉल जॉइंट्स कहते हैं, मसलन हाथ के जो जोड़ है जी, तो ये गैंठिया हो सकता है। ठीक है, इसको रिमाटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। ठीक है, ये अलामात के लिहाज से चीज़ें जो हैं उनका ट्रैक बदल जाता है। फिर जब डॉक्टर उसको चेक करता है, पेशेंट को इन्वेस्टिगेशंस होती हैं तो फिर जाके डिटेल में पता चल जाता है। बिल्कुल। या अगर हम देखते हैं कि अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, गाउटी आर्थराइटिस है, रिमाटॉइड आर्थराइटिस है, या बाज़ लोग ये शिकायत करते हैं कि सुबह के टाइम उनके जोड़ अकड़े हुए होते हैं और तकरीबन 1 घंटे बाद उनकी बॉडी जो है वो रिलैक्स होती है। ये गैंठिया की अलामत हो सकती है, ज़रूरी नहीं यही हो, लेकिन हो सकता है कि डॉक्टर साहब ये भी फरमाइएगा, जिस तरह इससे पहले आप बात कर रहे थे कुछ ग़िज़ाओं की, तो यूरिक एसिड जिन्हें है और या जिनका अब कह सकते हैं कि बिल्कुल स्टार्ट है, पता चल गया है, कौन सी ग़िज़ाएं लेनी चाहिए, कौन सी ग़िज़ाएं लेना बंद कर देनी चाहिए? क्योंकि डाइट को लेकर लोग आजकल बड़े कॉन्शियस हैं। देखिए, लोग कॉन्शियस जरूर है लेकिन ख्याल नहीं रखते। हाँ। अच्छा, कहते जरूर है, इंफॉर्मेशन सारी जमा रखते हैं, खातिर जमा। फेसबुक, यूट्यूब इस वक्त भरा पड़ा है, मैं भी कहते जरूर है लेकिन ख्याल नहीं रखते। ठीक है, डॉक्टर भी हम लोगों को समझाते जरूर हैं लेकिन खाते पीते सब पकड़े जाते हैं। 3 तरह की कैटेगरीज इसमें लोगों को डिवाइड कर लेनी चाहिए। वैसे अब तो ये कहा जाता है कि यूरिक एसिड के मरीज को ऐसा नहीं है कि वो कोई भी चीज मुकम्मल तौर पे छोड़ दे, वो सिर्फ बैलेंस के साथ चले, यानी वो सब कुछ खाए लेकिन एहतियात के साथ। फिर भी अगर हम उसकी मेन कैटेगरी बना लें तो 3 कैटेगरी है। नंबर 1 वो ग़िज़ाएं हैं जो उसे बिल्कुल नहीं लेनी, मसलन जी बकरे का गोश्त, दुम्बे का गोश्त, कलेजी, मग्स, ये उसके लिए मुफीद नहीं। मुझे लगा था शायद आप बीफ कहेंगे। नहीं, बीफ में यूरिक एसिड का लेवल ये इसमें बकरे और दुम्बे की निस्बत कम होता है, मटन में ज्यादा होता है। ओके, मटन जो है वो आपका यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ाता है। फिर जो ये जो जूस हम पीते हैं, डब्बे के जूस हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनमें यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा होता है। फिर आपको यूरिक एसिड ये टमाटर में बहुत ज्यादा इसका लेवल होता है, नींबू में बहुत ज्यादा इसका लेवल होता है। ये वो चीजें हैं जो उस पेशेंट ने बिल्कुल नहीं लेनी, या उस टाइम जब उसका मर्ज अलामात जाहिर हो रही हैं उस टाइम उसने बिल्कुल नहीं लेनी। ठीक है, फिर वो चीजें आ जाती हैं जो वो एहतियात के साथ ले सकता है। मसलन सब्जियां वो ले सकता है, उसमें एहतियात करे कि जो पत्तों वाली सब्जियां उनसे अवॉइड करे, दूसरी सब्जियां वो ले सकता है। अच्छा, मटर ले सकता है, वो शलजम ले सकता है, ये चीज़ ले सकता है। पत्तों वाली भी कुछ दर्जा वो ले सकता है, उससे 100% मना तो नहीं है, लेकिन उनमें भी यूरिक एसिड का लेवल होता है। फिर बाकी चीज़ें आ जाती हैं जो उनको कोई मसला नहीं है, मसलन गंदम से कोई मसला नहीं है, चावल से कोई मसला नहीं है, या बाकी जितनी सब्जियां हैं आमतौर पे ये आपके फल हैं, इनमें कोई इशू नहीं है। ये चीजें यूरिक एसिड का मरीज ले सकता है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन अभी रिजॉल्व किया है कि अक्सर लोग कहते हैं कि बीफ खाने से आपको यूरिक एसिड होता है। देखिए, बढ़ता है उसके साथ, गोश्त कोई भी हो, मटन खाओ, बीफ मत खाओ, उसमें से अब उसका मतलब ये नहीं है कि लोग गुजरांवाला वाले समझें कि जी वो मुकम्मल तौर पे जो है वो बीफ ही खाते रहे हर वक्त, बढ़ उससे भी जाता है। लेकिन उसका उसमें मटन में उसकी मिकदार ज्यादा होती है, बकरी और दुम्बे के गोश्त में, दूसरे गोश्त में कम होती है। अच्छा डॉक्टर, मुझे ये बताइए कि किस उम्र के लोगों को यूरिक एसिड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं? लेकिन आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि नौजवानों में भी ये चीज की जो शरह है काफी बढ़ती जा रही है। किस एज ग्रुप से? हर उस एज ग्रुप में इसके चांसेस ज्यादा हैं जिस एज ग्रुप में लोग खाते पीते ज्यादा हैं। अब आप खुद ही देखिए, बड़ी अच्छी डेफिनेशन दे दी आपने। सादा जवान आदमी, इसको एक जमाने में किताबों में इसको कहा जाता है ये अमीरों की बीमारी है, यूरिक एसिड का मर्ज अमीरों का मर्ज। डॉक्टर साहब, आपकी साफ सुथरी और कड़केदार खड़ी बातें हैं, ये चीजें वो है जो हमारी रूटीन पेशेंट्स में जो लोग ज्यादा खाते हैं, जो ज्यादा खाते हैं
जिन इलाकों में खाया पिया ज्यादा जाता है, ठीक है। जिन इलाकों में गोश्त ज्यादा खाया जाता है, वहाँ यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा है। हमारे जो दोस्त होते हैं, जो पठान कम्युनिटी है, वो गोश्त ज्यादा खाते हैं, लेकिन अब मटन है और बनता भी टमाटर नहीं है। हाँ, उसमें फिर वो उसका proper यूरिक एक एसिड का खांडी है लेवल टमाटर के साथ बढ़ मटन जाता का, है। हाँ। अब एज ग्रुप में अगर आप देख लें तो ठीक है, जवान आदमी ज़्यादा खाता पीता है, उसमें फिर पानी लोग जो कम पीते हैं उनमें ये ज़्यादा हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसे लोग होते हैं जिनमें किडनी प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर उनके गुर्दे ख़राब हैं तो उनके गुर्दे डेफिनेटली प्रॉपर काम नहीं कर रहे और यूरिक एसिड बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो रहा। लेकिन एक चीज़ यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा आज जो आपके प्रोग्राम के रेफरेंस से, कि यूरिक एसिड इस वक्त एक ऐसा मसला है जो सबसे ज़्यादा लोगों के जहनों पे सवार है, और ये टेस्ट वो टेस्ट है जो पाकिस्तान भर में सबसे ज़्यादा गलत करवाया जा रहा है। गलत करवाया जा रहा है। गलत, मैं इसलिए बता रहा हूँ, दो टेस्ट ऐसे हैं क्या जो मेरे हर मरीज की फाइल में एक तो यूरिक, दूसरा कौन सा? दूसरा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल ये भी लोगों के वाला। जहनों पे सवार है। ओके ओके। अगर मरीज आता है, उसको जिस्म में किसी के हिस्से में दर्द है, वो खुद से यूरिक जल्दी एसिड से का बता टेस्ट दे करवा के क्यों क्यों करवा वो इसीलिए ना कि लोग ये समझते हैं कि जी ये यूरिक एसिड का मसला हो सकता है, जबकि 50-60% लोग वो हैं जो ये टेस्ट करवाते हैं, उनको यूरिक एसिड का मसला ही नहीं होता। फिर बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज ये रिजल्ट गलत दे देती हैं। अच्छा, हमारी बेशुमार लेबॉर्ट्रीज ऐसी हैं मशीनों जो का मसला है या कोई मिली मशीनों भगत का कह लें? एरर, आप उसमें मिली कोई भी भगत वजह कह ले, ज्यादा जो भी है। कह ले, मिली भगत से भी ज्यादा मैं आपको बताऊं, हमारे मरीज भी टेस्ट जब आता है ना तो उसको देख के खुश होते हैं कि हाँ ठीक है, पैसे लाए सी थे, कुछ निकलिया भी है। हाँ, कुछ अगर हद आप तक ये बड़ा इस पे खुश नहीं प्रॉब्लम होते है। कि कुछ टेस्ट नहीं करा निकला। लिए, आपके कुछ पैसे निकला लगे तो हैं ना है और नहीं। टेस्ट में से कुछ नहीं निकला तो वो कहते हैं कि परेशान हो डॉक्टर ने जाते तो हैं, हमारे बहुत डॉक्टर पैसे साहब आपने खराब सारी किए। चीजों का, यूरिक एसिड के हल भी बता दिया, गजाएं भी बता दी, रूटीन भी बता दी, और अब ये भी बता दिया कि जनाब रिपोर्ट आए तो कैसे रिएक्ट करना है। देखिए, रिपोर्ट आए तो आपको फौरी तौर पे अब ये चीज़ें हमारे यहाँ लोग सुन लेते हैं। आप जी। किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, एक तो आपको अलामात आ रही हैं, आपके जोड़ सूजा हुआ है, उसकी रेडनेस है, उसकी सोजिश है, उसकी दर्द है, तो डॉक्टर आपको ऐसी दवाइयाँ देंगे जिसे हम एंटी इन्फ्लेमेटरी कहते हैं। बिल्कुल, इस पे ये एक अलग मौजू है, इस पर बहुत और लंबी फिर डिबेट हो दवाइयाँ सकती दूसरी है, भी हम दी जा आपको सकती दोबारा जहमत देंगे डॉक्टर साहब।